कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। अगली सुबह एक कैब आकर ओबेरॉय पैलेस के बाहर आती है, जिसमें से जिया बाहर आती है। जिया को देखकर गेट पर खड़े गार्ड्स उसके लिए डोर खोल देते हैं और वो अंदर चली जाती है। अभी सुबह के 7 ही बजे थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं जगा हुआ था, सिर्फ नौकर ही थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। जिया सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। जिया जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलती है तो सामने का नज़ारा देख वो दंग रह जाती है, क्योंकि पूरा कमरा तहस नहस पड़ा हुआ था। सारा कांच का सामान जमीन पर टूटा हुआ था, कपड़े पूरे रूम में फैले हुए थे। जिया, ये क्या हालत बनाई है कमरे की। रुद्राज, रुद्राज कहाँ गए हैं? ऑफिस चले गए क्या? जिया अपना पर्स वहीं रूम में रखकर जिम एरिया में आती है कि हो सकता है शायद रुद्राज यहाँ हो, लेकिन वहाँ भी रुद्राज नहीं होता है। तो जिया वापस जा रही थी कि वहीं रूही से टकरा जाती है। रूही जो रनिंग के लिए गई हुई थी, अभी अभी वापस आई थी। रूही, गुड मॉर्निंग भाभी। जिया, गुड मॉर्निंग रूही। रूही, आप भाई को ढूंढ रही हैं ना? जिया, तुम्हें पता है वो कहाँ है? रूही, हाँ मुझे पता है, मैंने कल रात डैड को भाई से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि हमारी जयपुर वाली फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो भाई और पापा वहीं गए हुए हैं। जिया, ओह, तो वो कब तक वापस आएंगे? रूही, ये तो नहीं पता, मुझे शायद 3-4 दिन लग जाएं। जिया, ओके। रूही, ओके भाभी, मैं अब रूम में जा रही हूँ। आपको कुछ पूछना हो या और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। जिया, थैंक यू रूही। उसके बाद रूही अपने कमरे में चली जाती है और जिया नीचे की ओर हॉल एरिया में 2 सर्वेंट्स काम कर रही थी। तो जिया उनके पास आती है और कहती है, वो मेरे रूम में काफ़ी गंदगी हो गई, प्लीज़ आप लोग इसे साफ़ कर दीजिए। दोनों मेड्स अपना सर हाँ में हिलाती हैं और ऊपर कमरे में साफ सफाई करने चली जाती हैं। वहीं जिया बाहर गार्डन की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि दादी जी नंगे पैर हरी घास पर चल रही थी। जिया दादी जी को देखकर उनके पास चली जाती है। गुड मॉर्निंग दादी। दादी जी, गुड मॉर्निंग बेटा। दादी जी जिया को अच्छे ड्रेस में देखती हैं तो वो पूछती हैं, जिया बेटा, तुम कहीं से आ रही हो क्या, या कहीं जा रही हो? जिया, नहीं दादी, वो मैं कल रात भाई के पास रुकी थी, तो बस अभी वहीं से वापस आ रही हूँ। दादी जी, ओह अच्छा, वैसे कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? जिया, मैं और मेरे बड़े भैया। दादी जी, और तुम्हारे माँ बाप? जिया दुखी स्वर में, जब मैं बहुत छोटी थी तब उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दादी जी, जिया के सर पर हाथ फेर कर, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम हो भी बहुत अच्छी लड़की। सच कहूँ तो अगर मैं मोमबत्ती लेकर भी ढूंढती ना, तो भी मुझे इतनी अच्छी बहू नहीं मिलती। जिया थोड़ा मुस्कुरा देती है। दादी जी, वैसे तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते में? जिया थोड़ा सा असहज हो जाती है ऐसे अचानक पूछने से। ठीक है दादी। दादी, देखो, अगर मेरा पोता तुम्हें डांटे तो मुझे बताना, मैं उसके अच्छे से कान खींचूंगी। जिया थोड़ा हंसकर, ओके। थोड़ा रुककर जिया कहती है, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। हाँ बोलो। क्या मैं कुछ दिनों के लिए भाई के घर जाकर रह सकती हूँ? वैसे भी अभी रुद्राज भी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, चली जाओ, बिल्कुल जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। थैंक यू। उसके बाद जिया ओबेरॉय मेंशन से निकलकर अपने भाई के घर आ जाती है। 3 हफ्ते बाद रुद्राज का केबिन, समय 12 बजे। रुद्राज इस वक्त कुछ लोगों के साथ एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ था। उसके राइट साइड शिवांश बैठा था और लेफ्ट साइड डेनियल बैठा हुआ था। बाकी कुछ बिजनेस पार्टनर बैठे थे और कुछ उनके फॉरेनर्स क्लाइंट। कुल मिलाकर वहाँ 30 से 40 लोग बैठे हुए थे। इस वक्त यहाँ पर बेम्पेस की स्मगलिंग हो रही थी। रुद्राज वेपन्स बेच रहा था फॉरेनर्स क्लाइंट को। तभी एक फॉरेनर क्लाइंट खड़ा होता है और स्क्रीन की तरफ जहां एक बड़ी बंदूक की तस्वीर नज़र आ रही थी, वहां इशारा करते हुए, मिस्टर रुद्राज, क्या आपको यकीन है कि आपकी ये बनाई गई हुई बंदूक पूरे 200 करोड़ के लायक भी है? रुद्राज जो इस वक्त मेन चेयर पर बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। नजर नज़र वाला चश्मा, ना ही गॉगल्स या सेट्स।
अपना चश्मा ऊपर अपनी नाक से सरकाते हुए क्लियरली आंखों पर करता है और एक स्mirk के साथ उस आदमी से कहता है, मुझे मेरी बनाई गई चीज़ों पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होता है। और दूसरी बात, पूरे मार्केट में छान मारो, अगर इससे बेहतर बंदूक तुम्हें मिल जाए तो रुद्राज सिंह ओबेरॉय का वादा है कि वो अपना काम बंद कर तुम्हारे पास नौकरी करेगा। वो आदमी आगे कुछ कहने वाला ही होता है कि मीटिंग रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। वहाँ बैठे सभी लोगों की नज़र मीटिंग रूम के गेट पर जाती है, जहाँ इस वक्त एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसने इस वक्त वाइट कलर का क्रॉप टॉप, नीचे वाइट कलर की जीन्स और ऊपर से एक स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग कोट डाला हुआ था। ये और कोई नहीं, जिया थी, जिसे आज सुबह ही पता चला था कि रुद्राज इसी शहर में है, लेकिन उसे मिलने नहीं आ रहा था। और इस बात पर मैडम को गुस्सा आ गई, जिस वजह से वो सीधा दौड़ी चली आई रुद्राज के ऑफिस में। वहीं पीछे से एक लड़की आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट थी। वो कहती है, सॉरी सर, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, ये ज़बरदस्ती अंदर आ गई। रुद्राज लीव। वो लड़की सोचती है कि रुद्राज ने जिया से बोला लीव करने को, तो रिसेप्शनिस्ट जिया को बाहर ले जाने लगती है। तभी रुद्राज अपनी बात पूरी करता है, मिस टीना, रिसेप्शनिस्ट आप जाइए यहाँ से। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर वहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। तभी जिया आगे बढ़कर रुद्राज की कॉलर पकड़ लेती है। वहाँ बैठे एक एक आदमी की आंखें बाहर आने को तैयार थी। क्यों, वाई? माहौल की गंभीरता को समझते हुए शिवांश और डेनियल सबको बाहर जाने का बोल देते हैं और खुद भी बाहर निकल जाते हैं। उन सबके जाने के बाद ही रुद्राज जिया को कमर से पकड़ के खुद के करीब खींचता है और उसके होठों पर किस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जिया इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिया जो रुद्राज की कॉलर पकड़ी हुई थी, किस की वजह से वो बहक जाती है। रुद्राज, सांस लो मेरी जान, इतनी बार हम किस कर चुके हैं, तुम्हें आदत नहीं पड़ी मेरी? जिया जो अभी भी किस से नॉर्मल हुई थी, उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। दोबारा से रूथ की कॉलर पकड़ के, आप करना क्या चाह रहे हैं? आपने मुझसे झूठ बोला कि आप आउट ऑफ सिटी हैं। क्यों बोला मुझसे झूठ? जिया ये सब गुस्से में कहती है, रुद्र स्माइल करते हुए, इजी मेरी जान। जिया, आप मुझे घुमाइए मत, सीधे सीधे बोलिए। रुद्र अभी भी कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अभी अपनी बीवी को देखने में बिजी था। इन पूरे दिनों में उसे आज जाकर जिया बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। आज उसमें वो बात थी, रुद्राज सिंह ओबराय की बीवी वाली बात। जब जिया रुद्राज को न जवाब देते हुए देखती है तो वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है कि उसकी नज़र टेबल पर रखी गन पर जाती है। जिया वो गन उठाकर रुद्राज के गालों पर रख लेती है। जिया एविल स्माइल करते हुए, अब बोलोगे? रुद्राज को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो पागलों की तरह अभी भी स्माइल किए जा रहा था। वो अभी अपनी बीबी की बोल्डनेस को ताड़ने में बिजी था कि तभी रुद्र अपनी बेहद नशीली आवाज़ में कहता है, मार डालो मुझे वाइफी, हो सकता है तुम्हारे मारने से मैं स्वर्ग में जाऊं सीधा। जिया रुद्र की ऐसी बिना सिर पैर वाली बातों से इरिटेट हो गई थी कि वो गन अपने ऊपर पॉइंट कर लेती है। अब गुस्से और डर ने अपनी जगह बना ली थी रुद्राज के चेहरे पर, क्योंकि जिया ने गन रुद्राज से हटाकर खुद के ऊपर की थी और अचानक से वो रुद्राज से दूर हो गई। रुद्राज बेहद गुस्से से, जिया स्टॉप इट, अब बोलेंगे? रुद्राज गुस्से से, पुट द गन डाउन। जिया, पहले बोलिए। रुद्राज, सब बताऊंगा, पहले गन छोड़ो। जिया, अरे लेकिन। इससे पहले जिया कुछ कहती कि रुद्राज ने आगे बढ़कर जिया के हाथों से गन छीन ली और किसी कोने में फेंक दी। जिया का बाजू टाइटली पकड़ते हुए, पागल हो गई थी क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिया, हाँ तो? आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे थे। रुद्राज, आइंदा कभी ऐसा कुछ किया ना तो सच में तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। जिया, और आपको कुछ आता है? बस जान ले लूँगा, खून खराबा, बस यही करते रहते हो। रुद्राज इससे पहले कुछ बोल पाता कि शिवांश डोर खोलकर अंदर आ जाता है। शिवांश अपनी आंखों पर एक हाथ रखे हुए और एक हाथ से दरवाज़ा खोलकर कहता है, मुझे पता है कि मैंने आपके रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी कर दी होगी, लेकिन मिस्टर रुद्राज सिंह ओबेरॉय, आपकी 10 मिनट में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है सनशाइन होटल में, तो कृपया कर अपना रोमांस साइड में रखकर चलने की कृपा करेंगे। शिवांश इतना कहकर रुद्र के जवाब का वेट करता है। रुद्र जो जिया को देखता है और फिर शिवांश की ओर देखकर कहता है, कार्स रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। शिवांश ओके कहकर गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिया, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। रुद्राज गन उठाकर अपने कमर के पीछे रखते हुए, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी
नहीं समझता। जिया, तो आप नहीं देंगे मेरे सवालों का जवाब? रुद्राज, नहीं। इतना कहकर रुद्राज वहाँ से निकल जाता है। पार्किंग एरिया में 5 से 6 गाड़ियाँ पहले से तैयार खड़ी थी। एक गाड़ी का गेट खोल रुद्राज अंदर कार में बैठ जाता है। बैठने के तुरंत बाद वो कहता है चलो। इससे पहले कार स्टार्ट हो पाती कि रुद्राज के अपोजिट साइड का गेट खुलता है और जिया आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए कार में बैठ जाती है। रुद्राज थोड़े गुस्से में, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। कहाँ? कहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं चलूँगी। लेकिन क्यों? जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे मैं ऐसे ही आपके साथ हर जगह चलूँगी। या तुम पागल हो क्या? वो तो आप हैं, मैं तो सर्जन हूँ। शिवान जो आगे बैठा था और दोनों की कैट फाइट को एंजॉय कर रहा था। शिवान, भाई चलें, लेट हो रहा है। रुद्रा, चलो। हॉस्पिटल में आशी एक पेशेंट की फाइल चेक कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। कॉल ऋषभ का था। आशी, हेलो भाई। ऋषभ, आशी, जिया है क्या वहाँ? मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। आशी, नहीं भाई, वो तो 5-6 दिन से हॉस्पिटल नहीं आई है, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाती है। कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? ऋषभ, नहीं, सब ठीक है। इनफैक्ट रुद्राज घर पर नहीं है, इसलिए जिया पिछले 3 हफ्तों से मेरे साथ ही रह रही थी। 2 हफ्ते तक सब ठीक था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो थोड़ी परेशान लग रही थी और आज सुबह से ही घर पर भी नहीं आई है। मुझे लगा शायद हॉस्पिटल गई हो तुम्हारे पास, तो मैंने फ़ोन किया। आशी, कोई बात नहीं भाई, मैं देखती हूँ, करती हूँ कुछ। अगर उसका फ़ोन लगता है तो मैं बताती हूँ आपको। आप चिंता ना करें, वो बिल्कुल ठीक होगी। ऋषभ, हाँ बस वो ठीक हो। आशी, बाय भाई। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। आशी, जिया कहाँ होगी? कहीं ओबराय मेंशन तो नहीं चली गई? शिवान से पूछूं क्या? कॉल करूं या मैसेज करूं? मैसेज करती हूँ। आशी ये डिसाइड कर लेती है कि अब वो शिवांश को मैसेज करती है। सुनो, क्या जिया रुद्राज जीजू के साथ है? मैसेज करके आशी फ़ोन रख देती है और रिप्लाई का वेट करने लगती है। कुछ 10-15 मिनट बाद शिवांश का रिप्लाई आता है। हाँ, भाभी रुद्राज के पास हैं और दोनों इस वक्त सनशाइन होटल जा रहे हैं। रुद्र की वहाँ एक मीटिंग है। आशी, ओके। रात का समय रुद्राज और जिया के रूम में। रुद्राज जो काफ़ी टाइम से लैपटॉप पर वर्क कर रहा था, वहीं जिया जो आराम से सो चुकी थी। तभी रुद्राज को जिया के कुछ भड़बड़ाने की आवाज़ आती है। वहाँ अपना लैपटॉप बंद कर जिया के पास चला आता है और झुककर उसकी बातों को सुनना चाह रहा था। आपने बताया नहीं, आप कहाँ थे 3 हफ्तों से? बताइए, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। अपनी नींद और अलसाई सी आवाज़ में जिया ये सब बोल रही थी, जिसे सुन रुद्राज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रुद्राज लाइट्स ऑफ करता है, उसके बाद जाकर जिया के बगल में लेट जाता है। रुद्राज जिया के गाल पर एक किस करता है और उसके बाद उसे प्यार से बुलाता है, बेबी बेबी। जिया हल्की हल्की आंखें खोल देखती है तो सामने रुद्र था। जिया रुद्र के सीने पर सर रखकर दोबारा सो जाती है और रुद्र भी जिया के बालों को सहलाने लगता है और कुछ दिनों पहले की बात सोचने लगता है। फ्लैशबैक। जब जिया उसे छोड़कर ऋषभ के साथ चली गई थी तो रुद्र को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो जिया को नुकसान नहीं पहुंचाना सकता था कि तभी उसे डैड का कॉल आया था, जिससे उसे पता चला कि उसकी दुबई में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। उसे 2 हफ्तों के लिए वहाँ जाना होगा। रुद्र ने सिर्फ रूही को बताया था खुद के जाने के बारे में, बाकी सबको तो आशुतोष जी से ही पता चल जाएगा। जब वो 2 हफ्तों बाद घर आया तो उसे पता चला जिया ऋषभ के साथ रह रही है और ये बात खून खौलाने के लिए काफ़ी थी। वो जब अपने कमरे से जा ही रहा था कि उसकी नज़र उस सीढ़ी पर गई जो साइकियाट्रिस्ट ने जिया को दी थी, उसकी सेशन की। रुद्र वो सीढ़ी चलाता है और उसे पूरी देखता है, लेकिन अभी रुद्र को पूरी बात नहीं पता चलती है। पूरी बात रुद्र को तब पता लगती है जब वो जिया की साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि जब जिया 7 साल की थी तब से उसे ये सारे नाइटमेयर्स आ रहे हैं। वो उनकी मेडिसिन्स भी लेती है और स्केयर महीने के सेशंस भी लेती है और उसे ये भी पता चला कि जब से वो जिया के करीब आया है तब से जिया को वो नाइटमेयर्स आना बंद हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम। रुद्र जिया के फॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह ओबेराय मेंशन। सुबह के 8 बजे फ़ोन कॉल से जिया की नींद टूटती है। कॉल आशी का था। जिया नींद में ही कॉल पिक कर लेती है। हेलो आशी, आखिर किस दुनिया में हो तुम? हॉस्पिटल में तो नज़र नहीं आती हो और कॉल तो पिक ही नहीं करती हो। जिया, सॉरी वो बिजी थी।
आशी, तुम सच में अपनी मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगी हो। जब देखो तब अपने हस्बैंड के साथ बिजी रहती हो। जिया, सॉरी ना। आशी, एक मिनट, तुम तुम अभी तक सो रही हो? जिया, हाँ, वो रात में सो नहीं पाई। आशी, कहीं जो मैं सोच रही हूँ। जिया, हाँ, शट अप। आशी, अच्छा सुनो, आज नानी तुम्हें घर बुला रही हैं, मैं भी उनसे मिलने जा रही हूँ, तो तुम भी चलोगी ना? जिया, हाँ, मैं शाम तक बताती हूँ। आशी, ठीक है। और हाँ, जीजू को भी अपने साथ लेकर आना, नानी उनसे मिलना चाहती हैं। पर क्यों? मुझे क्या पता। ओके, ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ। उसके बाद कॉल कट हो जाती है और जिया बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है। जिया, आशी सही बोल रही है, मैं आजकल बहुत कम हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे ऐसे हॉस्पिटल जाना मिस नहीं करना चाहिए, वरना मेरे पैसे। अचानक जिया रुक जाती है और बेड पर बैठ जाती है और सोचती है, मिस मिस ओ शिट, आज डेट कौन सी है? जिया अपना फ़ोन निकालकर डेट चेक करती है। आज आज 10 मई है। मेरे पीरियड्स अभी तक क्यों नहीं? जबकि वो तो 2-3 दिन पहले ही आ जाते थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर कहीं मैं, नहीं नहीं, ओ नो, क्या करूं मैं? जिया बाथरूम के वॉश बेसिन में बार बार अपना चेहरा धो रही थी। उसके चेहरे पर डर था इस वक्त। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे चेकअप करवाना होगा। हाँ, चेकअप पर हॉस्पिटल में करूँगी तो आशी को पता चल जाएगा, और कहीं वो भाई को ना बता दे। मुझे खुद जाकर मेडिकल से प्रेगनेंसी किट लेकर आना होगा और यहीं पर चेक करना होगा। जिया जल्दी से जाकर चेंज करती है और एक सिंपल येलो अनारकली सूट पहन लेती है और जाने लगती है शॉप पर। वो अभी अपने रूम से नीचे की ओर बढ़ रही थी, तभी लिविंग एरिया में से उसे हंसने की आवाज़ें आती हैं। लिविंग एरिया में दादी जी और उनकी कुछ 4-5 सहेलियां बैठी हुई थी। रुद्राज की पत्नी से मिलने आई थी। जिया आगे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे दादी जी की आवाज़ आती है जो जिया को बुला रही थी। जिया बेटा, इधर आओ। जिया अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करती है और उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। दादी जी, अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। जिया, दादी वो, अरे बैठो यहाँ। वहीं सुनीता जी की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे ही वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे बीत जाते हैं। ना तो जिया वहाँ से उठ पा रही थी, ना ही कहीं जा पा रही थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है और रुद्र हाथ में कोट लिए अंदर आने लगता है। उसके साथ डेनियल था, शिवांश था, जो उसे कुछ पेपर्स दिखा रहे थे। वो तीनों सीधा स्टडी रूम में चले जाते हैं। तभी सुनीता जी जिया से बोलती हैं, जाओ, रुद्र को तुम्हारी ज़रूरत होगी। जिया, हाँ। उसके बाद जिया अपने रूम की तरफ चले जाती है जहाँ पर रुद्र नहीं था। जिया बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथ अपने सिर पर रख कर रोने लगती है। ओ माँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है। पता नहीं रुद्राज कैसे रिएक्ट करेंगे, और पता नहीं वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उन्होंने अभी मुझे तक एक्सेप्ट नहीं किया है वो बच्चा। तभी जिया को सामने उसकी एक परछाई दिखने लगती है जो उससे कह रही थी, पागल मत बनो जिया, अभी कुछ पता नहीं चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं, तो फालतू की सोच मत डालो। तभी फ़ोन पर बात करते हुए रुद्र अंदर आता है। उसके आते ही जिया अपने आंसू पोंछ ठीक से बेड पर बैठ जाती है। रुद्र रूम के अंदर आता है और ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर में बाहर आ जाता है और एक फाइल के साथ। रुद्र रूम से बाहर जा ही रहा था कि जिया उसे बुलाती है। सुनिए। रुद्र मुड़कर जिया की ओर देखता है। जिया उसकी गहरी आंखें देखकर सब कुछ भूल जाती है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। वो जैसे इन आंखों में खोती जा रही थी, तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, बोलो। जिया अपने होश में आती है और बोलती है, वो आज नानी ने घर पर बुलाया है आपको और मुझे, तो आप चलेंगे? जिया रुद्र के आंसर का वेट नहीं करती है और खुद ही बोलने लगती है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी आप बिजी हैं। लेकिन तभी जिया कुछ ऐसा सुनती है जिससे वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। रुद्र की गहरी आवाज़ बोलती है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, रेडी हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। जिया को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उसके साथ चलेगा, मगर अब वो चलेगा तो वो भी हाँ में सिर हिलाकर चेंज करने चली जाती है। वहीं स्टडी रूम में जैसे ही रुद्र रूम में एंटर करता है, शिवांश बोलता है, शाम को 4 बजे फॉरेनर्स की मीटिंग फिक्स हो गई है। रुद्र, कैंसल इट। शिवांश, व्हाट? दिमाग खराब है क्या तेरा? पता है कितनी मुश्किल से उनकी अपॉइंटमेंट मिली है। रुद्र, रुद्राज ओबेराय को किसी के अपॉइंटमेंट की नीड नहीं,
और वैसे भी आज मैं अपनी बीवी के साथ उसके मायके जा रहा हूँ। शिवांश और डेनियल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वहीं रुद्र जल्दी से सारी फाइल्स उठाकर ड्रायर में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं रूम में जिया इस वक्त लिपस्टिक लगा रही थी। वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने आज रेड कलर का सूट पहना था जिसमें वो खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। तभी रूम में रुद्र आ जाता है और देखता है। जिया तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरत वाइफी आज भी हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्र जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर चेंज कर जल्दी बाहर आ जाता है। दोनों साथ में नीचे आते हैं। वहीं नीचे लिविंग एरिया में सुनीता जी, नीलम जी और रूही बैठी हुई थी। रूही उन दोनों को देखते हुए, कहाँ जा रहे हो न्यूली वेडेड कपल्स? जी हाँ, वो आज नानी के घर पर बुलावा था तो वहीं जा रहे हैं। रूही, ओह वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपने काला टीका तो लगाया है ना? जी हाँ। हाँ, काला टीका। रूही, ओहो मेरी खूबसूरत भाभी, अब आप इतना सुंदर लगेंगी तो आपको नज़र लग सकती है, इसलिए काला टीका। तभी दादी आगे आती हैं और अपनी आंखों में काजल निकाल कर जिया के कान के पीछे लगा देती हैं और जिया की नज़र उतार लेती हैं और कहती हैं, अब जाओ। उसके बाद दोनों सबका आशीर्वाद लेकर चल बने। दोनों बाहर ही आ रहे थे, तभी रुद्र का फ़ोन बजता है। रुद्र फ़ोन पिक कर लेता है और वहीं साइड में खड़े होकर बात करने लगता है। तभी जिया की नज़र रुद्र पर पड़ती है। वो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। अब जिया के मन में रूही की बातें चल रही थी कि वो इतनी सुंदर लगेगी तो उसे किसी की नज़र लग जाएगी। तभी उसके दिमाग में आता है कि रुद्र भी तो बहुत हैंडसम लग रहा है, अगर उसे नज़र लग गई तो। अभी जिया इन सब ख्यालों में ही थी कि रुद्र उसके सामने आकर खड़ा जाता है। जिया पता नहीं किन ख्यालों में थी। उसने अपनी आँख से काजल निकालकर रुद्र के कान के पीछे लगा दिया और बोली, हस्बैंड को भी नज़र नहीं लगनी चाहिए। रुद्राज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिससे वो भी अनजान था। शाम के 4 बज रहे थे। खाली सड़कों पर 4 लग्जरियस कार जो अपनी रफ्तार में जा रही थी। पहली कार में गार्ड्स, तो दूसरी कार में डेनियल और शिवांश, तीसरी कार में रुद्र और जिया थे और चौथी कार में भी गार्ड्स थे। वैसे तो सिर्फ जिया और रुद्र ही जा रहे थे, मगर शिवांश ने एंड मोमेंट पर बोल दिया कि वो भी चल रहा है, इसलिए वो दोनों भी जा रहे थे। वहीं ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और पीछे रुद्र और जिया ऐसे बैठे थे जैसे दोनों अनजान हो। जिया को अभी भी वो नज़र वाली हरकत याद आ रही थी। उसे शर्म आ रही थी खुद पर कि वो वैसा कैसे कर सकती है। वहीं रुद्राज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी कार रुक जाती है। रुद्राज अपने ड्राइवर की ओर देखकर कहता है, क्या पहुंच गए? ड्राइवर थोड़ा डरते हुए, बॉस गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, अब आपको आगे पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। रुद्राज गाड़ी से उतर जाता है और आगे देखता है जहां डेनियल और शिवांश सेल्फी लेने में लगे हुए थे, जिसमें डेनियल के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस ज़बरदस्ती खड़ा हुआ था, जैसे उसे ज़बरदस्ती वहां खड़ा कर दिया गया हो। रुद्र उन दोनों को देखकर सर हिला देता है और दूसरी साइड जाकर जिया के साइड वाला डोर खोलता है और जिया बाहर आ जाती है। उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और आगे पीछे अगल बगल में गार्ड्स चल रहे थे। बीच में जिया, रुद्राज और शिवांश चल रहे थे। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक घर दिखाई देता है जो जंगलों से घिरा हुआ था। छोटा था मगर खूबसूरत था। आसी की नानी शहर से काफ़ी दूर रहती थी। वहीं आसी शहर में ही एक हॉल्ट में रहती थी। वो अक्सर अपनी नानी से मिलने आया जाया करती थी। साथ में जिया, ऋषभ और अरविंद भी आ जाया करते थे, मगर जब से जिया की शादी हुई थी तब से उसे टाइम ही नहीं मिला यहाँ आने का। जिया दौड़कर उस घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लगती है। उसे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। जिया आगे आकर डोरबेल बजाती है, तभी कोई आकर डोर खोलता है। सामने एक लेडी थी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। उम्र यही कुछ 90 के आसपास होगी। बाल शॉर्ट थे और पूरे सफ़ेद हो चुके थे। उन्होंने एक फ्लोरल प्रिंट की मैक्सी पहनी हुई थी। ये थी आसी की नानी, जिनका नाम अमेलिया। ये क्रिश्चियन है। जिया को देखती, ओ माय डियर जिया, मेरा बेबी, कितने दिनों बाद आया तुम। अमेलिया के पीछे से आसी बाहर आ जाती है। वो जिया को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे उसके पीछे देखती तो शॉक हो जाती है। जिया के पीछे काफ़ी लोग खड़े हुए थे। जिया, आई मिस यू सो मच ग्रैनी। अमेलिया जी, आई मिस यू टू माई चाइल्ड। अमेलिया जी जिया के पीछे देखते हुए, ये सब बारात कौन है तुम्हारे साथ?
शिवांश आगे आते हुए और हंसता हुआ कहता है, हेलो ग्रैनी, हम सब बाराती हैं, यानी भाभी के ससुराल से आए हैं। अब हम अपनी स्वीट लिटिल भाभी को अकेले तो नहीं भेज सकते थे, इसलिए हम सब भी आ गए। अमेलिया जी, तुम मेरी जिया के देवर हो, तो इसका पति कहाँ है? शिवांश, वो जो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है ना, ग्रे सूट में, जो मेरी भाभी को घूर घूर के देख रहा है, वही है आपके दामाद। अमेलिया जी रुद्राज को देखते हुए, अरे वाह, मुंडा तो बड़ा सोना है, इसलिए इसे मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया होगा। इसे डर होगा कि कहीं नानी मेरे हस्बैंड को भगा कर ना ले जाए। तभी रुद्राज आगे आकर अमेलिया जी के पैर छूता है तो अमेलिया जी उसे रोक देती है और बोलती है, अरे अरे, ये पैर वैर छूना तो पुराने लोगों का ख्याल है, मैं तो नई मॉडर्न नानी हूँ, मेरे तो तुम गले लगो। वहीं रुद्र उनकी बात सुनकर उनके गले लग जाता है और तभी आसी बोलती है, अरे नानी, आप सबको बाहर ही खड़ा करके रखेंगी, इन्हें अंदर भी बुलाओ। नानी, अरे हाँ हाँ, तुम सब बच्चा लोग अंदर आ चलो। जिया, रुद्र, शिवांश अंदर चले जाते हैं। वहीं डेनियल गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। सब अंदर लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। खाना बीच में तबके थी जिस पर काफ़ी खाना रखा हुआ था। जिया और आसी तो बस अपनी नानी से बात कर रही हैं। वो दोनों जैसे भूल ही गई थी कि रुद्र और शिवांश भी वहाँ हैं। वहीं एक अंधेरे से कमरे में शिवानी बैठी हुई थी। उसके सामने रुद्र की बड़ी सी फोटो लगी थी जिसे वो बड़े जुनून से देख रही थी। बड़े ही जुनून से वो रुद्र की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कल भी मेरे थे और आज भी मेरे हो। रात के 8 बजने को थे मगर जिया, आसी और उनकी नानी की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ डेनियल आ जाता है। डेनियल, बॉस, काफ़ी रात हो गई है, क्या आप वापस नहीं जाने वाले हैं? इससे पहले रुद्र कुछ बोलता तभी नानी जी बीच में बोलती हैं, अरे अभी कैसे, अभी तो तुम लोग कल ही वापस जाना है, वैसे भी मेरी जिया काफ़ी दिनों बाद मिलने आई है। रुद्र भी कुछ नहीं कहता है और डेनियल को जाने का इशारा करता है। उसके बाद आसी बोलती है, नानी, अब बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा, अब मुझे खाना चाहिए। नानी जी, हाँ तो जाओ, तुम दोनों बनाओ कुछ, पूरा किचन तुम्हारा ही है। आसी, नानी जी, मैं तो बना लूँगी कुछ और सब उसे भी खा लेंगे, लेकिन ये डॉक्टर साहिबा जो बनाएंगी ना, वो शायद ही कोई खा पाए। नानी जी हंसते हुए, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि इसे खाना बनाना ही नहीं आया है। जिया चिढ़ते हुए, हाँ तो खाना बनाना नहीं आता तो नहीं आता, वैसे भी खाना बनाने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। नानी जी, अरे बस बस, मेरी बच्ची को परेशान मत करो, चलो आसी, हम खाना बना लेते हैं। तभी शिवांश, अरे नानी जी आप बैठिए, हम खाना बनाते हैं। आसी, हमें अभी जिंदा रहना है, मरना नहीं है। शिवांश, ओ हेलो मैडम, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, रूथ, 40 होटलों का सेफ है, एक बार जो इसके हाथ का खाना खा लेगा ना, बस खाते ही रह जाते हैं। आसी, बस बातें बना लो, खाना बनाने के बताओ तो माने। शिवांश, रुद्र, अब तो बात इज्जत पे आ गई है, अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वहीं रुद्र खा जाने वाली नज़रों से शिवांश को देख रहा था। तभी शिवांश रुद्र के करीब आकर उसके कान में, यार प्लीज़ चल, अब तो बात इज्जत पे आ गई है, अगर अब हमने अच्छा खाना नहीं बनाया तो मेरी नाक कट जाएगी। रुद्र, हाँ। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। वहीं तीनों लेडीज़ बैठ कर दोबारा गपशप करने लगती हैं। नानी जी जिया से, तेरे पति को हाँ के अलावा कुछ और बोलना नहीं आता क्या? जिया, वो कम ही बात करते हैं। आसी, अच्छा, और तुझे कितना बात करते हैं? नानी जी, जिया से तो वो रात में बात करता होगा, वो भी बेड पर। आसी, ओ नानी। कुछ समय बाद सबने मिलकर खाना खाया। वाकई में खाना अच्छा बनाया था रुद्र ने। उसके बाद सब छत पर चले जाते हैं जहाँ पर एक टेबल थी और 5 चेयर डली हुई थी। हल्की हल्की लाइट जल रही थी, मौसम भी बड़ा खुशनुमा था। सब लोग वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी आसी बोलती है, क्या नानी, आपने अपना गेम फिर से स्टार्ट कर दिया? शिवांश, कौन सा गेम? जिया, टेरो कार्ड रीडर। शिवांश, टेरो कार्ड रीडर मतलब वो जो फ्यूचर देख लेती हैं? आसी, हाँ, लेकिन नानी जो बताती हैं उसका उल्टा ही होता है हमेशा। नानी, ऐसा नहीं है, मेरे भविष्यवाणी कभी कभी सही भी निकलती है। आसी, कभी कभी ना। जहाँ शिवांश, आसी और अमेलिया जी आपस में बात कर रही थी, वहीं जिया के बगल में बैठा हुआ रुद्र उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसने टेबल के नीचे से जिया का हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वो बेहद प्यार से सहला रहा था। वहीं जिया बार बार उसका हाथ हटा रही थी लेकिन रुद्र है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अमेरिया जी को शक हो गया था कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है, तो वो अपना गला साफ करते हुए बोलती हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भी रुद्र ने
जिया का हाथ नहीं छोड़ा था। अमेलिया जी तब के पर काफ़ी सारी कार्ड्स निकाल दिया और शिवांश से बोली, बताओ क्या जानना है तुम्हें। शिवांश, मेरी ड्रीम गर्ल कब आएगी। अमेलिया जी, ठीक है उठाओ एक कार्ड। उनके कहने के बाद शिवांश एक कार्ड उठाता है और अमेलिया जी को दे देता है। अमेलिया जी उस कार्ड को कुछ देर देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें जल्द मिल जाएगी, बस सब्र करो। शिवांश, वो दिखती कैसी होगी, मैं उसे कैसे पहचानूंगा। आशी, नानी ने बोला ना जल्द मिल जाएगी, तो अब दिखती कैसी होगी, कैसे मिलोगे, ये थोड़ी ना नानी बताएंगी, जब मिलेंगी तो देख लेना। तभी आशी नानी की ओर देखते हुए, वैसे तो आपकी भविष्यवाणी कभी सच नहीं हुई है, फिर भी बताइए कि मुझे मेरा राजकुमार कब मिलेगा। अमेलिया जी उससे कार्ड उठाने को बोलती है और आशी कार्ड उठाकर अपनी नानी को दिखाती है। फिर अमेलिया जी कार्ड को रीड करके एक बात बोलती हैं, तुम अभी अपने कैरियर पर फोकस करो, अभी तुम्हारा जिम मैन नहीं आएगा तुम्हें लेने। आशी, क्या, पर क्यों। उसके बाद अमेलिया जी रुद्र और जिया की ओर देखते हुए, तुम दोनों को कुछ नहीं पूछना है। जिया, नहीं रुद्र, मुझे जो चाहिए था वो सब है मेरे पास, और मैं मांगने में नहीं जीतने में विश्वास रखता हूँ। अमेलिया जी, इम्प्रेसिव। चलो अब तुम लोग तो कुछ पूछने से रहे, मैं ही बता देती हूँ तुम लोगों के फ्यूचर प्लान्स। उसके बाद अमेलिया जी कार्ड उठाती हैं और उसे पढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे वो कार्ड पढ़ रही थी वैसे वैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। अमेलिया जी वो कार्ड नीचे रखती है और बोलती है, तुम दोनों का बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। रुत, जिया, शिवांश, आशी सब एक टक अमेलिया जी का फेस देखने लगते हैं। अमेलिया जी, अरे अरे तुम लोग बहुत जल्द मुझे पर नानी बनाने वाले हो। सुबह के समय गाड़ियां अपनी रफ्तार में बढ़ रही थी, वहीं गाड़ियों के अंदर बैठे लोग इस वक्त बिल्कुल शांति से बैठे थे। रुद्र की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिस वजह से वो जल्दी ही अमेलिया जी के घर से सुबह सुबह अपनी क्यूट वाइफ के साथ निकल आया था। जिया के मन में भी रात की बातें चल रही थी, जब अमेलिया जी ने उसे बोला था कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं रुद्र इस वक्त लैपटॉप पे काम कर रहा था। थोड़ी दूर जाते ही गाड़ियाँ शहर की ओर बढ़ने लगीं और जिया एक अचानक से बोली, स्टॉप। गाड़ियाँ रुक गईं। रुद्र जिया को देखने लगी। वहीं शिवांश का कॉल आने लगा कि कार क्यों रोकी। रुद्र, क्या हुआ, कार क्यों रुकवाई। वो, मुझे मेडिकल शॉप से कुछ लेना है। ठीक है बताओ मुझे, मैं मंगवा देता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊँगी। अरे पर ऐसे बीच सड़क पर जाना सेफ नहीं है। मुझे सच में कुछ नहीं होगा, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। फाइन, मैं चलता हूँ साथ में। नहीं, मैं जल्दी करो, मुझे निकलना भी है। हाँ। वहीं रुद्र और जिया गाड़ी से उतरकर शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ना के बराबर भीड़ थी। जिया लंबे लंबे कदम लेकर जा रही थी, जल्दी से जाकर किट लेकर वापस आ जाती है। रुद्र उससे नहीं जीत सकता है। रुद्र उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। जिया और रुद्र शॉप के सामने खड़े हो गए थे। शॉपकीपर, क्या चाहिए मैडम आपको। जिया, वो मुझे, रुद्र बोलिए। जिया, हेडेक की मेडिसिन चाहिए। शॉपकीपर, ओके मैम। शॉपकीपर जल्दी से एक टैबलेट लेकर जिया के सामने रख देता है और बोलता है, और कुछ मैडम। जिया, वो एक, रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वाइफ आखिर कहना क्या चाह रही है, आखिर उसे क्या चाहिए। तभी जिया बोल ही देती है, एक प्रेगनेंसी किट चाहिए। शॉपकीपर वो किट लेने चला जाता है और वहीं जिया अपनी नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। वहीं रुद्र तो शौक खड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिया ने प्रेगनेंसी किट मांगी, मतलब क्या वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उन्हें अभी इंटीमेट होते सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं। वहीं जिया जल्दी से किट लेती है और कार की ओर बढ़ जाती है। रुद्र भी उसके पीछे चलने लगता है। जिया जल्दी जल्दी कार के आगे जा रही थी, तभी रुद्र उसे पकड़ लेता है। जिया सवालिया नजरों से रुद्र को देखती है। आराम से चलो। उसके बाद दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं और कार दोबारा हवा से बातें करने लग जाती है। कुछ ही समय में सब मेंशन पहुंच जाते हैं। अभी घर का कोई भी मेंबर नहीं उठा था, तो वो दोनों बिना किसी की परवाह के जल्दी से रूम में चले जाते हैं। जिया और रुद्र के रूम में। जिया ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी रुद्राज जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच देता है, जिससे जिया उसके सीने से जा लगी। रुद्र जिया के कान की तरफ झुककर बड़े ही सॉफ्टली बोलता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जी हाँ, नहीं पता। तो प्रेगनेंसी किट का क्या मतलब है। मुझे लग रहा है कि शायद आगे की बात जिया ने अधूरी छोड़ दी। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें। वो
स्पीक अप, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। रुद्र उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा देता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तभी जिया बोलती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। जिया भी सब कुछ भूल कर रुद्र को हक कर लेती है और रोने लगती है। रुद्र जिया के रोने से घबरा जाता है। क्या हुआ जिया, कहीं पेन हो रहा है? जिया, कुछ हुआ है क्या? जिया, रो मत, बताओ मुझे। मुझे डर था कि आप मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर मुझे छोड़ देंगे। पागल लड़की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे। जिया, आप मुझसे क्या? रुत, वक्त आने पर बताऊंगा, अभी जाओ जाकर टेस्ट करो, मुझे जानना है। जिया, हाँ। उसके बाद जिया वाशरूम में चली जाती है। पहले जाकर वो फ्रेश होती है और एक बाथरोब पहन लेती है। काफ़ी टाइम हो गया था जिया लेकिन अभी बाहर नहीं आई थी, तो रुद्र फ्रेश होने का सोचता है और दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। करीब आधे घंटे के बाद जिया अपने आंखों में आंसू लिए उस प्रेगनेंसी किट को देख रही थी। वहीं वाशरूम की डोर पर रुद्र नॉक कर रहा था। जिया, बाहर आओ। नहीं। रुद्र, प्लीज़ बाहर आ जाओ जान। जिया के रोने की आवाज़ और तेज हो जाती है जिसे रुद्र आराम से सुन पा रहा था। अब रुद्र से रहा नहीं गया और वो जल्दी से जाकर स्पेयर की ले आया और वाशरूम के डोर खोल दिया। सामने उसने जो देखा उससे उसका दिल मानो टूट सा गया हो। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे जिया की हालत देखकर। जिया वाशरूम के फर्श पर लेटी हुई थी और खुद को खुद में समा के बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। वहीं साइड में किट पड़ी हुई थी जिससे साफ पता चला था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। रुद्र उसे देखकर समझ जाता है कि वो क्यों रो रही है और जाकर जिया को गोद में उठा लेता है और रूम में बेड पर आराम से लिटा देता है। रुद्राज जिया के बाल सहला रहा था और जिया सिसकियां लेकर रो रही थी। रुद्राज इस वक्त बेड पर टेक लगा के बैठा था। जिया उसके सीने से चिपकी हुई थी और रो रही थी। रुद्राज उसे रोने दे रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक वो मन भर के रो नहीं लेगी तब तक उसके मन की भड़ास नहीं निकलेगी, और ये सच भी था। रुद्राज को जब अपने सीने पर धीमी धीमी सांसें महसूस होती हैं तो वो समझ जाता है कि जिया सो चुकी है, इसलिए वो उसे अच्छे से बेड पर लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर बाहर आता है। तभी उसके फ़ोन पर शिवांश का कॉल आने लगता है। रुद्राज कॉल पिक करता है और बात करने लगता है। शिवांश, तू कहाँ है? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? पता है ना कि आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? रुद्राज, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। रुद्राज जल्दी से जाकर चेंज करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर के 12 बजे कोई डोर पर बहुत तेज़ी से नॉक कर रहा था। तब जाकर जिया की नींद खुली। वो इस वक्त पिंक बाथरोब में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डोर के बाहर है कौन और रुद्र कहाँ है। जिया जाकर जल्दी से लॉन्ग सूट डालती है और जाकर डोर ओपन करती है। सामने रीना खड़ी थी जिससे फेस पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रीना, तुम्हें बड़ी मैम नीचे बुला रही हैं, जल्दी से आ जाओ। जिया, क्या कुछ देर पहले वो तुम ही थी जो डोर नॉक कर रही थी? रीना फ्रस्ट्रेट होते हुए, हाँ। जिया, अगली बार मेरे रूम के बाहर अगर इस तरह से नॉक किया तो सोच लेना। उसके बाद जिया रूम का डोर बंद करते हुए अंदर चली जाती है और रीना गुस्से से वहीं खड़ी रहती है। लिविंग रूम में इस वक्त पूरी फैमिली बैठी हुई थी सिवाय आशुतोष जी और रुद्राज के। तभी दादी जी कहना शुरू करती हैं, कल तो पता ही होगा कि क्या है। कल तुम्हारे दादाजी की बरसी है तो इसलिए मैंने पूजा रखवाई है और कल की पूजा में रुद्राज और जिया बैठेंगे। वैसे तो हमेशा ही रुद्र बैठता था लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो दोनों साथ में पूजा में बैठेंगे। और हाँ, कल जिसका भी ज़रूरी काम हो वो उसे आज ही करके, क्योंकि कल कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। रुद्र से मेरी बात हो चुकी है और वो भी इसके लिए तैयार है। सब हाँ कहते हैं और फिर दादी जी कुछ और बातें बताने लगती हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और जिया रूम में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। काफ़ी दिनों से वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रही थी और कल भी नहीं जा पाएगी। जिया अब टीवी देखती देखती बोर हो चुकी थी, इसलिए वो उठकर बालकनी में आकर बैठ जाती है और गाने सुनने लगती है। गाने सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला और वो वहीं बालकनी में सो गई। इधर 1 बजे के आसपास 3-4 वर्कर कार्स आकर मेंशन के बाहर रुकती है। मतलब रुद्र आ चुका था। एक हाथ में अपना कोट, एक हाथ में लैपटॉप बैग और उसके अनदर कुछ फाइल्स लिया आ रहा था। चेहरे पर थकावट साफ साफ दिख रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि आज वो बहुत थक गया है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, रूम में काफ़ी अंधेरा था तो वो बिना कुछ आवाज़ किए फ्रेश होने चला जाता है
और जल्दी से एक ट्राउज़र में बाहर आता है। उसके बाद वैसे ही बेड पर लेट जाता है। तभी रुद का हाथ अपने साइड में जाता है। शायद वो जिया को देख रहा था, लेकिन उसके साइड में कुछ नहीं था। रुद तुरंत उठ जाता है और लाइट्स ऑन करता है, तो जिया रूम में नहीं थी। रुद्राज को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब भी वो ऑफिस से आया करता था जिया हमेशा उसे अपने बगल में सोती हुई मिलती थी, लेकिन आज वो वहाँ नहीं थी। रुद्राज उठकर कुछ सोचते हुए बालकनी में चला जाता है और तभी उसकी नज़र उसके सुकून पर पड़ती है, जो दुनिया जहाँ की सारी टेंशन भूल कर आराम से सो रही थी। जिया को देखकर रुद्र खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता है। उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आता है, उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है और उसके कानों में से ईयरफोन हटाकर साइड में रख देता है, और फ़ोन भी। इस बीच जिया थोड़ा जग जाती है। अपने बगल में से इतनी मधुर सी भरी खुशबू आती हुई जिया समझ जाती है कि उसका हैंडसम हस्बैंड आ चुका है। जिया, आपने खाना खाया? रुद्र, हाँ। जिया, सुबह कहाँ चले गए थे? रुद्र, मीटिंग थी इम्पॉर्टेंट। जिया, हाँ। उसके बाद जिया रूथ के करीब आकर रूथ के सीने से चिपक जाती है, जिससे रूथ भी उसे खुद की बाहों में समा लेता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह पायल की छन छन और चूड़ियों के शोर से रुद्राज की नींद खुली। उसने उठकर जैसे ही यहाँ वहाँ देखा, सबसे पहले उसकी नज़र सामने बैठी जिया पर गई, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। इस वक्त जिया अपने पैरों में पायलें और बिछिया पहन रही थी, जो उसे सुबह सुबह दादी जी ने दिया, तो क्योंकि पूजा में सब कुछ नया और कोरा होना चाहिए। तभी जिया की नज़र मिरर से रुद्राज पर गई, जो इस वक्त एक टक जिया को ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें मिली और फिर जिया ने नज़रें फेर ली और उठकर कमरे के बाहर जाने लगी। तभी रुककर, नीचे सब वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी आ जाइए। रुद्राज जिया की बात से अपने होश में आया और उठकर वॉशरूम चला गया। और आज उसने जिम से ब्रेक लिया, आज वो जिम नहीं गया था। वहीं नीचे घर को लाल गुलाबी और पीले फूलों से सजाया हुआ था। घर के सारे नौकर तैयारियों में लगे हुए थे। तभी सीढ़ियों से जिया उतर कर आती है। दादी जी और नीलम जी वहीं हॉल में बैठी हुई थी और कुछ बात कर रही थी। जिया उनके पास आती है और दोनों का आशीर्वाद लेकर वहीं दादी जी के बगल में बैठ जाती है। दादी जी, वाह, आज तो तुम सच में ओबेरॉय खानदान की बड़ी बहू लग रही हो, एकदम परफेक्ट। जिया, बस आपका ये कमाल है दादी जी। उसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। उन दोनों के इतने अच्छे से बात करते देख नीलम जी अंदर ही अंदर जल भून रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू करने को बोलते हैं। दादी, जिया बेटा जाओ रुत को बुला कर ले आओ। जिया, जी दादी। उसके बाद जिया ऊपर की ओर चली जाती है। वहीं ऊपर रुत और जिया के कमरे में इस वक्त रुत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और उसने इस वक्त सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ था। टॉवेल से अपने बालों को पोंछ रहा था और कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी से बात कर रहा था। तभी झटके से डोर ओपन होता है। जिया अंदर आती है तो सामने रुत की शर्ट लेस देख उसकी आंखें तो जैसे बाहर की ही आने वाली थी, और जिया वो तो शायद उसके शरीर से बाहर आकर कहीं दूर जाकर गिरने वाला था। उसका दिल धक धक कर रहा था, सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, क्योंकि रुद्र इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी जिम से मेहनत से बनाई हुई बॉडी बिल्कुल किसी फिल्म स्टार जैसी, या फिर शायद उससे भी अच्छी थी। रुद्र का ध्यान अभी जिया पर नहीं गया था। तभी रुद्र पीछे की ओर मुड़ता है और जिया को देख लेता है, जो उसे आंखें फाड़े देख रही थी। रुद्र धीरे धीरे अपने कदम जिया की ओर बढ़ा देता है। वहीं जिया, वो जैसे वहाँ थम सी गई थी। ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। रुद्र उसके करीब आकर उसके कान में कहता है, कब तक ऐसे ताड़ने का इरादा है बीबी? ये सुनते ही जिया हड़बड़ा जाती है और जैसे ही पीछे होने को हुई, रुद ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। झटके से रुद ने जिया की कमर पकड़कर खुद के करीब कर लिया और उसे किस करने के लिए पास आने लगा। पास और पास और पास, और जैसे ही किस होने वाली थी कि तभी जिया ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। रुद ने उसके हाथ को किस कर लिया और उसे छोटी छोटी आंखों करके घूरने लगा। वहीं जिया, हे, वो हमें पूजा में जाना है। रुद्राज बेमन से जिया को छोड़ देता है और अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगता है। तब जिया कहती है, रुकिए, आप ये शर्ट नहीं पहन सकते हैं। रुद्र सवालिया नजरों से जिया को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो क्यों। जिया, दादी ने बोला है आज कुछ ट्रेडिशनल पहने। एक मिनट रुकिए। उसके बाद जिया क्लोसेट रूम में चली जाती है और कुछ समय बाद वापस आती है तो उसके हाथ में एक पैकेट था। सुबह दादी ने यह आपके लिए भेजा था, आप सो रहे थे इसलिए क्लोसेट में रख दिया था।
आज आपको इसे ही पहनना है। उसके बाद जिया तुरंत वहाँ से चली जाती। कुछ ही देर में रुद्र भी नीचे आ जाता है रेडी होकर। ग्रे कलर की ट्रेडिशनल वेयर में रुद्र कतई जहर लग रहा था। जितना स्मार्ट वो फॉर्मल्स में लगता था, उससे ज़्यादा कई गुना वो ट्रेडिशनल वेयर में लगता है। जिया की तो नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। कुछ देर बाद पूजा शुरू हो जाती है और मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। ज़्यादा लोग नहीं, बस कुछ ही लोग आ पाए थे जो ओबेरॉय खानदान के करीबी थी। उनमें से शिवानी और उसकी मॉम भी आई थी। दोनों जिया को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। आज का पूरा दिन सबके लिए काफ़ी था, थकावट भरा हुआ था, इसलिए सबने रात में जल्दी ही डिनर किया, जल्दी ही सो गए। पर रुद्र अभी भी अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर जो नाम शो हो रहा था उसे देखकर रुद्राज का चेहरा इमोशनल लेस हो जाता है। फ़ोन बजता रहा लेकिन रुद्र ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार, दो बार और ऐसे ही 3 से 4 बार फ़ोन बजकर बंद हो गया। कुछ देर बाद रुद्र उठा और फ़ोन ऑफ कर दिया। जिया के बगल में आकर लेट गया। कुछ देर तक वो लेटा रहा और जिया के बैग को निहारता रहा। कुछ देर बाद वो जिया की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। वहीं जिया रुद्र की हरकत से थोड़ा कसमसाई और उसके बाद वो भी आराम से रुद्र की बाहों में सो गई। कुछ देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में थे। अगली सुबह 7:30 का अलार्म बजता है और जिया झट से उठ जाती है। उसकी नज़र बगल में गई तो रुद्र उसे वहाँ नहीं दिखा। जिया ने ज़्यादा ना सोचते हुए रेडी होने चली गई क्योंकि आज उसे हॉस्पिटल जो जाना था। कुछ समय बाद जिया वॉशरूम से एक बाथरोब पहनकर बाहर आती है और फिर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर रेडी होने लगती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रूही कॉलेज के लिए और नीलम जी अपने किसी दोस्त से मिलने और जिया अपने हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं एक बड़े से होटल के अंदर रूम नंबर 202 में दो लोग आमने सामने बैठे हुए थे, अरविंद और रुद्र। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि कुछ हुआ है। उनके बीच जहाँ रुद्र अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था, वहीं सामने अरविंद बैठा हुआ था जिसके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी गुस्सैल थी। अरविंद, इस पर साइन कर दो और सारा मैटर यहीं निपट जाएगा। रुद्र, ये कोई मैटर नहीं है, मेरी लाइफ का डिसीजन है। अरविंद थोड़ा गुस्से से, समझते क्यों नहीं हो? गॉड डैम इट, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? रुद्र, परेशान मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे कर रहे हो। क्यों मेरी लाइफ में आकर दखलंदाजी कर रहे हो? शादी की है मैंने, वो भी पूरी रीति रिवाजों के साथ, और तुम ये 2 टके की डाइवोर्स पेपर लेकर आ गए कि मैं उससे डाइवोर्स ले लूँ। आई स्वेयर अरविंद, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो यहीं तुम्हारी समाधि बना देता। थोड़ा रुक कर बोलता है, धीरे मगर बहुत ठंडी आवाज़ में, इससे पहले मैं सब कुछ तबाह कर दूँ। निकल जाए यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट, और आइंदा से ये बेहुदा पैतरे मत इस्तेमाल करना मुझे मेरी वाइफ से अलग करने के लिए। अरविंद चेयर से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। थोड़ा रुककर, जिस दिन जिया को पता चलेगा कि उसका पति एक खूनी है, माफिया, जीता जागता राक्षस है, उस दिन वो तुम्हें अकेला छोड़ देगी। रुद्र, अगर ऐसा है तो वो दिन कभी नहीं आने दूंगा मैं। उसके बाद अरविंद चला जाता है और कुछ समय बाद ही रुद्र चला जाता है। रुद्र अपनी कार सीधा मेंशन की ओर मोड़ लेता है। कुछ देर में वो मेंशन के सामने था। बिना किसी की परवाह किए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में पहुंचते ही उसका ध्यान गया कि रूम खाली है। वो वॉशरूम और बालकनी में देखता है, वहाँ भी कोई नहीं था। रुद्र अपने रूम से बाहर आने लगता है और सीढ़ियों से बहुत गुस्से से उतर कर नीचे आ रहा था। तभी कुछ नौकर जो वहाँ काम कर रहे थे उसे देख कर डर जाते हैं। तभी रुद्राज तेज आवाज़ में, जिया कहाँ है? नौकर के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी डर के मारे। फिर भी वो हकलाते हुए सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, हॉस्पिटल। रुद्राज इतना सुनते ही तेजी से अपनी कार लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। ऋषभ इस वक्त गुस्से में बैठा हुआ था। उसके सामने अरविंद बैठा हुआ था। अरविंद, यार मैं क्या करूं? उसे मैंने कितना मनाया कि वो जिया को डाइवोर्स दे दे, मगर मजाल है कि उसने हाँ कहा। वो ऋषभ, व्हाट द हेल, कि वो माना नहीं? 1 महीना होने को जा रहा है और तू मेरी बहन को उस गुंडे से नहीं बचा पाया। ना ही तू मुझे कुछ करने देता है और ना ही खुद कुछ करता है। अरविंद, अरे यार कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। तू क्या चाहता है कि मैं तुझे कोई इलीगल काम करने दूँ और इसके बाद तो सलाखों के पीछे पहुँच जाए? थोड़ा रुक कर देख ऋषभ, तू खुद एक पुलिस वाला है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जो लॉ के अगेंस्ट हो। ऋषभ अपना सर पकड़ कर, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे मेरी बहन चाहिए किसी भी हालत में। अरविंद,
तो जिया से बात करना, क्या पता वो मान जाए तो रुद्र भी मान जाए ये सब। लेकिन अरविंद, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज आशी ने बताया था कि जिया आज हॉस्पिटल आई है, चल साथ में चलते हैं जिया के पास और उसे समझाते हैं, शायद वो समझ जाए ये सब। फाइन, चल। कहानी में क्या मोड़ आने वाला है जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।